Audio Jungle. नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांग शानू है और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोहतास पत्रिका। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और इस ऐलान के साथ ही बिहार के तापमान में भी राजनीतिक गलियारों में होने वाली उथल पुथल ने आम गलियारों की उथल पुथल को बढ़ा दी है। गली मोहल्ले और नुक्कड़ों पर होने वाली बहस में भी बढ़ोतरी हो गई है। संख्या बल निश्चित ही कम है क्योंकि कोरोना का काल अभी समाप्त नहीं हुआ, पर काल शुरू हो चुका है चुनाव का। बिहार में चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा, दूसरे का 3 नवंबर को और तीसरे का 7 नवंबर को। और बिहार के भविष्य का पिटारा खुलेगा 10 नवंबर को। भविष्य का पिटारा कौन तय करेगा? जनता। जनता कौन? जो सब जानती है, जो जनार्दन है, जो नेता चुनती है, जो सिंहासन देती है और सिंहासन वापस भी ले लेती है। लोकतंत्र के इस महापर्व में डेहरी विधानसभा क्षेत्र से पीडीए गठबंधन से अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं जन अधिकार पार्टी से समीर कुमार जी, जिससे आज हम रूबरू होंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है समीर जी, धन्यवाद। हमारे चैनल में आपने हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद दिव्यांग सानू जी कि आपने इस चुनावी महासंग्राम में, चुनावी यात्रा के दरमियान भारी व्यस्तता के बीच में चलती गाड़ी में भी मुझसे इंटरव्यू करने के लिए आपने जो जोखिम उठाया है। क्योंकि महासंग्राम में काफ़ी भीड़ होती है, जनता से मिलना होता है। ऐसे में आपने मेरे साथ क्षेत्रीय दौरा भी किया और इस बीच हमसे बातचीत कर रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मेरा पहला सवाल आपसे है, एक समाज सेवी ने राजनीति में उतरने का निर्णय क्यों लिया? क्या आया दिमाग में जो लगा कि मुझे जाना चाहिए? देखिए, समाज सेवी ही नेता होता है। नेता और समाज सेवी में थोड़ा सा अंतर है। पर्यायवाची शब्द अगर आप समझें तो समाज सेवी का पर्यायवाची शब्द नेता है। जनरली ये नेता जो होते हैं ना, ये जनता को ये बताते हैं कि हम उनके राजा हैं। असल मायने में नेता जनता का सेवक होता है। बिल्कुल। और जो सेवक होता है वो समाज सेवी होता है। समाज की जो सेवा करता है उसी को समाज सेवी बोलते हैं। और सेवा करने का मतलब होता है सेवक। सेवा का संदर्भ सेवक से है और समाज की सेवा, समाज सेवी, उसी को सेवक कहते हैं। मैंने बतौर समाज सेवी अपनी कैरियर शुरू की डेहरी विधानसभा क्षेत्र में और समाज सेवा करते करते खुद को नेता में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि मैंने समाज सेवा के दरमियान में ऐसे बहुत सारे कार्य करते गए और देखा कि ऐसा बहुत सारा पॉइंट्स है, ऐसा बहुत सारा वर्क है जब तक समय जनप्रतिनिधि ना बन जाऊं नहीं कर सकता। जैसे अगर 1000 किलोमीटर की सड़क बनानी है, गाँव की सड़क बनानी है, गाँव में स्कूल का निर्माण कराना है, कहीं कहीं ऐसी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहाँ पे कि आज तक किसी नेता ने अपना ध्यान आकृष्ट नहीं कराया। मैंने समाज सेवा के दरमियान में जब ऐसा पाया कि जब तक से जनप्रतिनिधि ना बन जाऊं, जब तक से सरकारी फंड मेरे पास पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल ना हो पाए, समाज की सेवा उस लेवल पे नहीं हो सकती। क्योंकि एक सेवक अपने घर से कितना पैसा लगाएगा, उसको अपना परिवार भी देखना होता है, अपना घर भी देखना होता है। बावजूद मैंने अपने पूरे दमखम के साथ अपने औकात से अधिक जनता की मदद की है और जनता के सपनों को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए इस बार मैं अपनी किस्मत जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय पप्पू यादव जी के आशीर्वाद से कैंची चुनाव चिन्ह से डेहरी विधानसभा का चुनाव लड़ना हूं, ताकि ऐसे कई सारे बिंदु, ऐसे कई सारे कार्य जो बतौर समाज सेवक हम नहीं कर पाए, वो हम एक जनप्रतिनिधि बनकर डेहरी विधानसभा का विधायक चुनने के बाद जनता के तमाम सपने को पूरा कर पाए। आपका चुनाव चिन्ह कैंची है जी। किस पे चलने वाली है कैंची? ये कैंची भ्रष्टाचारियों पे, बलात्कारियों पे, अपराधियों पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्ट सिस्टम पे और उन तमाम अराजकता फैला रहे लोगों पे चलने वाली है जिसने बिहार को 30 वर्षों से बर्बाद किया है। 30 वर्षों में बिहार जो दर्द सहा है उसका शब्दों में वर्णन मैं नहीं कर सकता हूं। बिहार वासियों ने जो दर्द हर 5 साल के बाद झूठे खोखले वादों को सुनने के बाद जो सहा है ना, इस बार ये कैंची उन तमाम झूठे खोखले वादे करने वाले नेताओं पे चलने वाली है, उन पार्टियों पे चलने वाली है। उन सपने जो बिहार ने देखे थे, जो टूट गए, जिन्होंने तोड़े हैं, उन तमाम तोड़ने वाले सपनों पे कैंची चलने वाली है। जी बिल्कुल। एक समाज सेवी के रूप में आप डेहरी में काफी समय से काम कर रहे हैं, तो वो समाज सेवा वोट के रूप में आपके पास आएगा, ऐसी उम्मीद है, ऐसी आस है आपकी? देखिए, मैंने जो समाज सेवा की थी वो वोट के लिए नहीं की थी। नहीं, तब मैंने निस्वार्थ भावना से काम किया। अब तो एक आस होगी कि मुझे लोग जानते हैं, मैं थोड़ा सा देखिए मैं बताता हूँ सर आपको। समाज सेवा करने का उद्देश्य ये नहीं था
कि चुनाव लड़ना है। मैंने निस्वार्थ भावना से, बिना किसी उद्देश्य के, बिना कभी ये सोचे कि मुझको चुनाव भी लड़ना है, मैंने अपनी सेवा शुरू की थी। कहीं भी जब तक से आप निस्वार्थ भावना के साथ काम नहीं करेंगे, स्वार्थी बनकर काम करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं से अनुचित हो जाएगा। समाज सेवा करने के दरमियान में जनता की सेवा करते करते जनता ने आवाज दी कि आप जनप्रतिनिधि बनिएगा ना तो हम लोग के लिए बेहतर होगा। तो जनता की आवाज पे, जनता के हक के लिए, जनता के द्वारा इस बार विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। और निश्चित तौर पे जिस जनता ने मुझको यह विश्वास दिलाया कि नहीं आप चुनाव लड़िए, आपको हम लोग समर्थन करेंगे, तमाम उन जनता का मुझको वोट मिलेगा और निश्चित तौर पे मैं विजयी होकर 10 नवंबर को डेहरी विधानसभा क्षेत्र की जैसी सेवा करना चाहता हूं वैसा करूंगा। पीडीए एक गठबंधन बना जिसमें 4 पार्टियां हैं, 5 पार्टियां हैं, एचडीपीआई है और वो चंद्रशेखर आजाद रावण वाली पार्टी है, पप्पू यादव जी की जन अधिकार पार्टी है। तो जो चंद्रशेखर आजाद हैं उनको लेके थोड़े विवाद हमेशा से रहे। देखिए, चाहे वो एनआरसी में हुआ हो, सीए में हुआ हो, निचले स्तर वाले जो होते हैं, कास्ट होते हैं, उन वाले में हुआ हो। देखिए, विवाद कहीं से कुछ है नहीं। हर व्यक्ति अपने हक और हकूक के लिए आवाज बुलंद करने के लिए स्वतंत्र है। चंद्रशेखर आजाद ने दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए अपनी आवाज उस लेवल पे बुलंद की है। रही बात एनआरसी की, सीए की, सीएबी की, तो जिस प्रकार ने सरकार ने एनआरसी और सीए और सीएबी पे पूरे देश में जिस हिसाब से लोगों को तोड़ा है ना, खास करके माइनॉरिटी को जिस हिसाब से भ्रामकता फैलाई है माइनॉरिटी के बीच में। कैसी भ्रामकता? माइनॉरिटी को यह लगा कि हम लोग देश से बाहर निकल जाएंगे। क्या जरूरत थी इस तरह की मैसेजेस को स्प्रेड आउट करने की? देश स्तर पे यह देश सभी का है। एनआरसी के नाम पे जिस वोटर आईडी कार्ड को आपने कहा कि हम उसको मान्यता नहीं देते हैं कि आप इस कंट्री के नागरिक हैं, उसी वोटर आईडी कार्ड पे आज चुनाव हो रहा है। उसी वोटर आईडी कार्ड का दोबारा से परिचालन शुरू हो रहा है। लगातार मैसेजेस फैलाई जा रही कि वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो आखिर एनआरसी और सीएए का उस समय क्यों नहीं जिक्र हुआ जब ये चुनाव आया है? अभी आप ये क्यों नहीं कहते कि आप घर के कागजात ले आइए, आप अपने पूर्वजों के उन तमाम पेपर को ले आइए, तब आप वोटर के अधिकारी बनेंगे। वोट कराएंगे आप वोटर आईडी कार्ड से, आधार कार्ड से, और जब नागरिकता देने की बात आएगी तो मेरे दादा का आपको चाहिए सर्टिफिकेट, मेरे परदादा का आपको चाहिए प्रमाण पत्र, मेरे बाप का नाम क्या था, मेरे दादा का नाम क्या था। आप क्यों नहीं मांग रहे? अभी आप मांगिए ना। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्यों नहीं मांग रहे हैं? मेरे परदादा का सर्टिफिकेट मैं ले आऊंगा तब वोट दूंगा। अगर परदाताओं सर्टिफिकेट से चुनाव होता है तब मैं मानता कि सरकार तमाम लोगों के लिए सही है। लेकिन जैसी सोच जनता के बीच में डेवलप की गई ना मेरे भाई, हर व्यक्ति को लगा कि देश मेरा नहीं है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सबने ये समझ लिया कि क्या मेरे पास अगर पूर्वजों के पेपर्स नहीं है तो मैं देश का निवासी नहीं हूँ, मुझको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा, मुझको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसी भ्रामकता जिस प्रकार फैलाई गई सरकार के द्वारा, ये लाख कहते रह गए, ये अमेंडमेंट करते रह गए, अंतिम तक जितना विरोध हुआ सीए एनआरसी पे, तब जाके माननीय गृह मंत्री ने कुछ और उसमें सुधार लाया, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को जोड़ा। एनआरसी की जगह फिर उन्होंने एनपीए लाया। पहले क्यों नहीं एनपीए ला दिए थे? पहले क्यों नहीं एनपीए बोले? एनआरसी क्यों बोल रहे थे? एनपीए बोल रहे होते, विरोध नहीं हुआ होता। क्यों विरोध हुआ? पूरे देश में सीए ने डिवीजन किया, 100% डिवीजन किया, जनता को जनता से तोड़ा, एक जनता का दूसरी जनता से लड़ाया, शाहीन बाग को पूरी तरह से जुलूस बना दिया। माताएं, बहनें, पुरुष चाहे जिस संप्रदाय के हों, पूरे बड़े जितनी आपने कष्ट देखा शाहीन बाग में, कितना कष्ट झेला है माताओं बहनों ने, छोटे छोटे बच्चों ने। क्या जरूरत थी? शुरू में ही एनपीए बोल दिए होते ना, क्यों नहीं एनपीए बोल दिए? अमेंडमेंट केवल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है। आप एनआरसी के साथ हैं या सीए? और देखिए, मैं देश के हर उस नागरिक के साथ हूँ। बड़ा आम सवाल है, अगर कोई देश अपने नागरिकों को देखना चाहता है कि उसके देश में कितने मूल नागरिक हैं, कितने बाहर से आए हुए हैं, कितने गैर कानूनी तौर से रह रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? और उसमें कई प्रावधान ऐसे हैं कि अगर आप उससे बाहर भी हो रहे हैं तो आपके पास मौके होते हैं ये साबित करने के लिए 2 साल, 4 साल, 5 साल में, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, मैं बिल्कुल देश के साथ हूँ, जिसमें आप आ सकते हैं। डिवीजन जैसा कुछ नहीं है, मैं देश का सम्मानित नागरिक होने के नाते देश के हर उन तमाम देश हित कानून के साथ हूँ जो देश हित के लिए लाए जा रहे हैं। लेकिन
इस कानून का समझाने का जो तौर तरीका रहा जनता के बीच में, मैं उसके विरोध में हूं। मैं मानता हूं कि मैं जिस देश में रहता हूं, मेरे देश में कितने गैर कानूनी लोग हैं, उसकी मतलब जानकारी। आप मानते हैं कि सीए एनआरसी तो ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो जाना चाहिए। बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन मानते हैं। आप मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए, मैंने सीएए पे, एनआरसी पे जब इन्होंने लॉन्च किया था दिसंबर महीने में, नवंबर दिसंबर महीने में, मैंने डेहरी विधानसभा क्षेत्र के तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, तमाम सामाजिक जगहों पे मैंने इसके पक्ष में अपना ही भाषण दिया है। 45-50 मिनट का रिकॉर्डिंग फेसबुक पर लोडेड है। पेपर में छपा था कि सीए और एनआरसी पर समीर जी ने किया समर्थन, लोगों को समझाया कि अफवाहों से दूर रहें। मैं इसके साथ हूं, मतलब लेकिन आप एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, अच्छा, कि जमीनी स्तर पे बिल्कुल आराम से हो, जी, शांतिपूर्ण ढंग से जी, हो, बिल्कुल इसके लिए डिवीजन ना हो, किसी को लड़ाया ना जाए। अच्छा, अब हम लोग विधानसभा चुनाव पे आ जाते हैं, बिहार के मुद्दे पर आ जाते हैं जी। पप्पू यादव जी जब आए और पीडीए के साथ गठबंधन हुआ, तो पीडीए ने अपना एक संकल्प पत्र जारी किया जी। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जी, जब किसी पार्टी ने अपने संकल्प पत्र को कोर्ट से एफिडेविट करा लिया जी, और सीधे तौर पे जी चैलेंज किया 3 दशकों को अपने 3 साल से जी, कि आप मुझे लाएं और जो 30 साल में नहीं हुआ वो मैं 3 साल में करूंगा। बिल्कुल, ये कैसे संभव होगा? देखिए, इच्छा मतलब बहुत ज्यादा 30 साल बहुत लंबा समय होता है। देखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति व्यक्ति को अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप 1 वर्ष के अंदर आईएएस बन सकते हैं, वरना आप 10 वर्ष तक तैयारी करते रहिए, आप क्लर्क नहीं बन पाएंगे। किसी व्यक्ति को सफल करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। हमारे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत, अपने संकल्प शक्ति के बदौलत, बिना किसी बड़े पद पर रहे, जिस प्रकार पूरे बिहार वासियों की सेवा की है, वो आप पूरे विश्व में पता कर सकते हैं, काबिले तारीफ है। आप सोचिए, जिस सरकार के पास नगर पालिका है, नगर निगम है, एमपी है, एमएलए है, बीडीसी है, मुखिया है, सरपंच है, जिला पार्षद है, पौर है, महापौर है, उसके बाद ये सरकार बोलती है कि हम कोरोना में लोगों को मदद करने में सक्षम नहीं है, बाढ़ में हम लोगों को मदद करने में सक्षम नहीं है। और ईमानदारी से सोचिएगा कि जिस नेता के पास, आदरणीय पप्पू यादव के पास कोई सरकारी फंड नहीं, कोई सरकारी पद नहीं, कहीं महापौर, नगर पालिका, नगर निगम के किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं, जब वो व्यक्ति अपने घर से, अपने लोगों के से मांगे हुए पैसों से, जन समर्थन से पूरे बिहार में सेवा कर सकता है, तो जब उसके पास बिहार की चाबी आएगी तो किस प्रकार की सेवा होगी आप समझ सकते हैं। आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में सेवा का लेवल कितना हाई हो सकता है। आप खुद से सोचिए, जिसके पास कोई संसाधन नहीं, उसने इतनी सेवा की, जब उसके पास संसाधन होगी तो बिहार की जनता की सेवा किस प्रकार होगी। जनता सेवक चाहती है, नेता नहीं। और इस बार 30 वर्ष बनाम 3 वर्ष का नारा हमने इसलिए दिया है कि आपने 30 वर्ष नेता चुना, 3 वर्ष सेवक चुन लीजिए ना, एक बार तो सेवक चुन लीजिए 3 वर्ष के लिए। अगर नहीं कर पाए तो रिजाइंड है, कभी भी आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना हम ना हमारे राष्ट्रीय नेता। टिहरी के विधानसभा में आपका मुकाबला किसके साथ है? आप किसे मानते हैं कि आपके सामने बहुत ही मजबूती से खड़ा है? मैं अपना किसी को अपना कंप्यूटर नहीं मानता। जिसको जहां पहुंचना होगा वहां पहुंचेगा, उसको जहां पहुंचना मैं पहुंच रहा हूं। मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के साथ है, मेरी लड़ाई बलात्कारियों के साथ है, मेरी लड़ाई अराजकता फैलाने वालों के साथ है, मेरी लड़ाई भूखमरी के साथ है, मेरी लड़ाई बेरोजगारी के साथ है, मेरी लड़ाई उन सपने, टूटे हुए सपनों को पूरा करने के साथ है जिसको इन नेताओं ने 30 वर्षों में झूठे आश्वासन के देकर जनता का वोट लिया, सत्ता में काबिज हुए और खुद बंद कमरों में एसी चलाकर बैठे। और ये जनता 1-1 हजार किलोमीटर मेरे भाई पैदल चली। गर्भवती महिलाओं ने सड़क पर अपने बच्चे जन्म दिए, पानी और बिस्कुट के बगैर लोग सड़कों पर तड़प तड़प कर मर गए। कहते रह गए कि 1 ट्रेन दे दो, 1 ट्रेन दे दो, मैं घर जाना चाहता हूं, ये नहीं दिए। लेकिन जब उसी रेल पटरियों पे लोग मारे गए तो उन्होंने सैकड़ों गाड़ियां वहां भेज दी। मेरी लड़ाई इन तमाम चीजों के साथ है, मेरी लड़ाई इन भ्रष्ट माफियाओं के साथ, इन भ्रष्ट पार्टियों के साथ कतई नहीं है। हम अपने संकल्प शक्ति के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, कोर्ट में एफिडेविट कराकर अपने संकल्प पत्र के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता समझ रही है और एक दूसरे को समझा रही है। निश्चित तौर पे 10 नवंबर को अप्रत्याशित, अवर्णीय, अकल्पनीय मतों से चुनाव में विजयी होऊंगा और डेहरी विधानसभा का सेवक बनके महज 3 वर्षों के भीतर डेहरी को मॉडल शहर बना के दिखाऊंगा। जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय नेता ने कहा है कि 3 वर्ष के भीतर बिहार का, एशिया का नंबर 1 बिहार बनाएंगे, राज्य बनाएंगे। मैं आपको वचन देता हूं आपके माध्यम से कि महज 1 वर्ष के भीतर
डेहरी विधानसभा क्षेत्र को मॉडल शहर नहीं बना दिया तो मेरा नाम समीर कुमार नहीं, आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, आजीवन नहीं लड़ूंगा। सर, आपने कहा कि आपकी लड़ाई भ्रष्टाचारियों से है, बलात्कारियों से है। पहले चरण का मतदान जो है, जिसमें 71 सीटों पर फैसला आना है, इसमें लगभग 30% लोगों पर क्रिमिनल केसेस हैं और लगभग 22% पर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। तो जब हमारे विधानसभा में ही ऐसे लोग बैठेंगे तो हम उम्मीद कैसे करें? देखिए, ये तो सरकार को सोचना चाहिए था कि उन्होंने टिकट क्यों दे दिया है। आप हमारे रिकॉर्ड देखिएगा, जन अधिकार पार्टी ने, मैं आपकी बात नहीं, आप उस लिस्ट में नहीं है। चलिए, धन्यवाद इसके लिए आपका। लेकिन जो सरकार इन माफियाओं पे चल रही है, तो इस सरकार से पूछिए ना कि जहां पे इतने सारे क्रिमिनल केसेस इतने परसेंटेज में हैं, तो आपने इन माफियाओं को, बलात्कारियों को, अपराधियों को टिकट क्यों दिया? आपने पढ़े लिखे लोगों को, समाज सेवियों को टिकट क्यों नहीं दिया? लाखों करोड़ रुपए में टिकट बेचते हैं और फिर ये बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। जिसने 6 करोड़ रुपए देके मेरे भाई टिकट खरीदा है, वो कौन सा बनाएगा आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कैसे करेगा? जिसने 6 करोड़ रुपए बांटे हों, जिसने 6 करोड़ रुपए टिकट के लिए केवल दे दिया हो, उससे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आपके विधानसभा क्षेत्र में अपने घर से पैसे लाकर आपकी सेवा करेगा? वो पहले अपनी झोली भरना चाहेगा, वो पहले अपनी झोली भरेगा, पहले अपना परिवार देखेगा, तब बिहार को देखेगा। और किसी पार्टी ने जनता के बीच में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है प्रिंटेड फॉर्म में करा के। मैं घर घर बांट रहा हूँ। माफियाओं को जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे वोट चाहिए, 200, 400, 500 दारू, शराब, साड़ी देकर वोट चाहिए, और हमें सेवा करने के नाम पे वोट चाहिए। इसलिए उन पार्टियों से सवाल पूछें जिसने अपराधियों को टिकट दिया और जिस अपराधियों को विधानसभा में बैठाना चाहती है। वो अपराधी जो 4 लाइन जनता के लिए विधानसभा में नहीं बोल सकते, वो बात करते हैं विधानसभा का विधायक बनकर जनता की सेवा करने का। जिससे जनता मिलने में डरती है, वो चाहते हैं विधायक बनना। तो पीडीए पोलराइजेशन का विरोध कर रही है पूर्ण रूप से। 100% पीडीए इन तमाम चीजों का विरोध कर रही है जो ये 30 वर्षों में इन नेताओं ने बना दिया है। पीडीए इस बार प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन बिहार को प्रगति के पथ पर चलाने वाली है। बिहार को प्रगति की रेलगाड़ी बिहार के ट्रैक पर चलाने वाली है, ताकि बिहार सपने जो देख रहा है उसको पूरा कर पाए। बिहार जिन सपनों को विगत 15 वर्षों से देख रहा था, फिर दूसरी सरकारों ने उनकी शिकायत कर 15 वर्ष सत्ता में काबिज खुद को किया, फिर 15 वर्ष सपने दिखाए, और जिस प्रकार सपनों को चकनाचूर किया गया, उन सपनों को पूरा करने के लिए पीडीए लगातार संघर्ष कर रही है। और हर जगह हमें जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, और आदरणीय पप्पू यादव जो विचारधारा से जन जन प्रभावित है, 100% अप्रत्याशित मतों से मैं चुनाव डेहरी जीतूंगा और सबकी सेवा करूंगा। इस बार विधानसभा चुनाव में लगभग 75 लाख नए वोटर्स हैं, युवा। युवाओं के लिए क्या संदेश है आपके पास? आप मेरा लोकतांत्रिक गठबंधन द्वारा समर्थित जन अधिकार पार्टी का प्रतिज्ञा पत्र पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि युवाओं के लिए जिस प्रकार युवाओं को इस देश में छला गया है, नौकरी के नाम पे हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो नौकरी कहीं आज तक दिखाई नहीं दी। ये 2014 की बात। लगातार उसके बाद से कहाँ मिला सर? मैं उसी घोषणा की बात कर रहा हूँ। 2019 में कहाँ हुआ सर? 2020 के घोषणा पत्र में युवाओं के लिए क्या कहा है बीजेपी ने? कहीं कोई रिकॉर्ड है आपके पास? हमारे पास हमारी पार्टी ने जो प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है, तो लोकसभा सर, लोकसभा के चुनाव में ये बात जिस प्रकार से चली गई, उसमें देश का युवा ही था ना। हाँ। 2014 वाला युवा ही 2020 में वोटर है ना। हाँ। वो बुढ़ा हो गया, अब वो वोट नहीं देगा, बिल्कुल नहीं। या उसका वोट देने का अधिकार समाप्त हो गया। अभी भी उसके पास नए युवाओं के पास के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। मेरा सवाल सीधा ये था कि जब युवा निकले जी, फर्स्ट टाइम वोटर जिसे बोलते हैं, जब निकले जी, तो क्या दिमाग में लेकर निकले वोट देने के लिए? वो युवा ये सोचे कि आज तक किसी पार्टी ने कोर्ट में एफिडेविट कराकर हम युवाओं के लिए नौकरी देने की बात नहीं कही। पहली बार किसी पार्टी ने लिखित रूप से ये कहा है कि हम 3 वर्षों के भीतर आपको रोजगार नहीं दे पाए तो रिजाइन कर देंगे, चुनाव में कभी बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरा, वो युवा ये सोचे कि वो पार्टी जो लिखित रूप से एफिडेविट करके ये बात बोल रही है कि हम आपको रेल किराया, आपके परीक्षा फॉर्म को निःशुल्क फॉर्म भरने के लिए पैसे मुहैया कराएंगे, वो युवा इस सोचे कि जिस प्रकार अन्य पार्टियों ने केवल और केवल झूठे खोखले मुंह से वादे किए, इस बार लिखित तौर पे एफिडेविट करके अगर किसी ने वादा किया है तो इस विश्वास पे हम जन अधिकार पार्टी को कैंची चुनाव चिन्ह में बटन दबा के समर्थन देंगे, ताकि हमें वो समर्थन प्राप्त करने के बाद वो किए गए वादों का लाभ मिल सके। तो भोजपुरी में कहावत है कि लिखतंग के आगे बख्तंग चली, तो लिखतंग जब ऑलरेडी हो चुका है, इन तमाम युवा
लिखतंग के आधार पर इस बार वोट करेंगे, ताकि वो 5 वर्षों के भीतर खुद को रोजगार में एडजस्ट कर पाए और बेरोजगारी का शब्द बिहार से एटलीस्ट समाप्त हो, ताकि वो तमाम युवा अगले वर्ष जो 5 वर्ष के बाद नौकरी करने के लिए सक्षम होने वाले हैं, उनकी उम्र सीमा 5 वर्ष के बाद होने वाली है, उनको एक प्रेरणा मिले कि नहीं, पिछली बार उस पार्टी ने कोर्ट में एफिडेविट कराकर ये वादा पूरा किया था, तो इस बार भी पूरे करेगी। इस सोच के साथ हर युवा इस बार जन समर्थन करे, ताकि उसके और उसके आने वाली पीढ़ियों को भी रोजगार मिल सके। तो 2020 का चुनाव आप लड़ना चाहते हैं विकास के मुद्दे पर, सिर्फ और सिर्फ विकास? लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दे पे ही लड़ रहे हैं और तमाम जगहों पे विकास का नारा रख दिए हुए हैं और 30 वर्ष बनाम 3 वर्ष के नाम पे लड़ रहे हैं। 30 वर्ष इन भ्रष्ट नेताओं को मिले, 3 वर्ष मिलना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं इन भ्रष्ट नेताओं से कि जब सिंगल फोन लगाने से गैस का सिलेंडर घर आ सकता है, इंडिया डिजिटल हो गया है, तो सिंगल फोन लगाने से, मोबाइल फोन लगाने से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ घर तक क्यों नहीं मिल सकता है? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से इन नेताओं से कि इस लॉकडाउन में 95 लाख रुपए डेहरी प्रशासन ने वसूले हैं केवल हेलमेट चेकिंग के नाम पे। जब हेलमेट नहीं था तो आपने 1000 रुपए का फाइन चार्ज किया। मेरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं, किसी दिव्यांग के पास 2 पैर नहीं होते, ऑन स्पॉट विकलांगता पेंशन क्यों नहीं चालू होती है? एक बूढ़ा व्यक्ति 60 वर्ष का दिखता है, उसको ऑन स्पॉट वृद्धा पेंशन क्यों नहीं चालू होती है? एक विधवा जिसके मांग में सिंदूर नहीं है, दिखती है कि विधवा है, गांव के लोग बताते हैं कि सर इसका हस्बैंड मर गया है, उसको ऑन स्पॉट विधवा पेंशन क्यों नहीं चालू होता है? एक गरीब का घर झोपड़ी दिखता है, बच्चों के देह पर वस्त्र नहीं है, भोजन नहीं है, ऑन स्पॉट राशन कार्ड क्यों नहीं शुरू होता है? मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, इन तमाम लूप्स को भरेंगे आप? निश्चित तौर पे सिस्टम बदल देंगे। लोगों को लगेगा कि नहीं, सेवा इसको बोलते हैं। आप खुद से सोचिए ना सर, आपके पास हेलमेट नहीं, मैं मानता हूँ, आपने उल्लंघन किया, आपके पास हेलमेट नहीं, आपको हमने 1000 का फाइन किया। जब भगवान ने 2 पैर आपको नहीं दिए, दिख रहा है मुझको, एक पदाधिकारी को दिखता है, अब वो कौन सा आपको कागज दे, उसको आप पेंशन चालू करिएगा? अरे ऑन स्पॉट क्यों नहीं देते लिख के कि जाओ तुम्हारे अगले महीने से शुरू हो गया? 400 रुपए सरकार देती है विकलांगता पेंशन, उसको प्राप्त करने के लिए दिव्यांग लड़का ब्लॉक में रगड़ता है अपने एडियो को, तब भी नहीं प्राप्त होता है। हमारी सरकार आएगी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं अपने प्रतिज्ञा पत्र को जो कोर्ट से एफिडेविट किया हुआ है। हमारी सरकार आएगी तो प्रत्येक दिव्यांगों को, तमाम उन लोगों को 3000 रुपए पेंशन देगी, 3000 रुपए पेंशन देगी जो लगातार लोगों को मिलता है, आज तक किसी को नहीं मिला। ये तमाम चीजें इस पे लोडेड है, हर चीज एक पॉइंट्स हिसाब से लिखा हुआ है, ताकि आप देखें महंगाई को देखते हुए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं अन्य प्रकार के सभी पेंशन की राशि को 500 से बढ़ाकर 3000 प्रति माह कर दिया जाएगा। ये बाकायदा कोर्ट में एफिडेविट कराकर बोल रहे हैं। सर 400 में क्या होता है? 400 में सर क्या मिलता है आज की इस महंगाई के जमाने में? उस दिव्यांग से पूछिए सर, जिसके पास वो 400 की भी राशि इजिली नहीं मिल पाती। हम सिस्टम को बदलेंगे, सिस्टम में सुधार करेंगे और हर व्यक्ति बदलने के लिए सिस्टम बनना है, सिस्टम बनना है और सिस्टम नया बनाना है, ताकि इस भ्रष्ट सिस्टम से, इस चरमराई हुई सिस्टम से लोगों को निजात मिल सके और लोग अपने सेवक से अपनी सेवा करा सके। इस बहुमूल्य वोट को जिन्होंने दिया है उसका लाभ वो उठा सके, हर 5 वर्ष पे वो छले नहीं जाए, दुखित ना हो, एक सुखद बिहार में सुखद जीवन की अनुभूति करें, हमेशा प्रयास कर रहे हैं। चलिए, अब इस आखिरी सवाल के साथ अब आज के इंटरव्यू को हम समाप्त करते हैं, क्योंकि आप भी थोड़े से व्यस्त हैं, अब निकल रहे हैं, क्षेत्र ज्यादा बड़ा है, हाँ। समय कम, अपने पास 4 दिन इसी में सब कर लेना है, तो समझ सकते हैं मेरी मजबूरी को आप। हाँ, तो जब आप निकलते हैं बाहर और लोगों से मिलते हैं, तो एक समाज सेवी समीर कुमार और एक नेता के रूप में खड़ा समीर कुमार लोगों के देखने के नजरिए परिवर्तन पाते हैं? नहीं, लोग बहुत बढ़ गया है, घट गया है, क्या हो गया? लोग बहुत इज्जत करते हैं और लोग ये कहते हैं कि नहीं, एक समाज सेवी जिस प्रकार आपने समाज की सेवा बिना किसी पद पे रही, लोग ये कहते हैं कि अगर आपको पद दे दिया जाए तो अब आप क्या करेंगे? जो व्यक्ति बिना पद पे रहे कोरोना काल में पूरे देश में लोगों की मदद कर सकता है, शहर के तमाम चौक चौराहों को अपने पैसों सौंदर्यीकृत कर सकता है। एक शहर में आवारा पशु भी गिरता है तो उसका इलाज मैं कराता हूँ, सोचिए जब इंसान गिरता होगा मुझको पता चलता मैं क्या कराता हूँगा। तो लोग ये कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना किसी पद पर रहे इतनी सेवा किया, अगर हम लोग उसको पदासीन कर देंगे, जब सरकारी फंड उसको मिलना शुरू हो जाएगा, सरकार उसको जब समर्थन देगी, जब वो सरकारी आदमी हो जाएगा, तब वो उसकी सेवा किस लेवल पे हम लोगों को मिलेगी। इसलिए हमारी सेवा को
भारी मात्रा में प्राप्त करने के लिए और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें, इसलिए हर लोग मेरा बहुत प्रेम और आशीर्वाद देते हैं मुझको। और आप देख भी सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए, गांव में सर्वे करके जाके पता कर सकते हैं कि समीर कुंवर का क्या रिजल्ट है, क्या स्टेटस है, आपको जनता बताएगी। और मैं जनता के आशीर्वाद से, जनता के प्रेम से, ईश्वर की कृपा से निश्चित तौर पर सफल होऊंगा। और 10 नवंबर को आप एक नया डेयरी का परिचालन, नया डेयरी का स्वरूप रूप से स्टार्ट करने की जो क्षमता मेरे अंदर है, आप वो देख पाएंगे। और अप्रत्याशित मतों से विजयी घोषित होने के बाद मैं 1 वर्षों के भीतर डेहरी को बिहार का मॉडल शहर बना के आपको दिखाऊंगा। तो ये थे डेहरी विधानसभा से जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी समीर कुमार जी। सेवक बनना है क्योंकि सेवा करनी है, संसाधन चाहिए क्योंकि सेवा करनी है। किसकी? जनता की। जनता कौन? वही जो जनार्दन है। चलिए चलते हैं, फिर अपने सफर को जारी रखते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.